लेट्स लुक इनटू द सिचुएशन वन बाय वन। कौन कौन से बच्चे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रेज योर हैंड जो बच्चों का एक्चुअली पेपर अच्छा गया, मीन्स हु कैन से कि मार्क्स भी ठीक आए हैं और पेपर भी अच्छा गया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? नन? नो वन? ओके, एंड हाउ मेनी जिनका लगता है कि ओके एवरेज पेपर गया? स्नेहा, ओके। ध्रुव? एंड व्हाट इज द रेंज बच्चे, आप लोगों के मार्क्स रेंज कितने हैं? मींस ओनली बायोलॉजी आई एम आस्किंग। आउट मैम ऑफ जूलॉजी में 115 है और बॉटनी में 102 है। ओके, यस। व्हाट अबाउट यू ध्रुव? Dhruv, can you hear me? What's your situation? Arya, what's your situation? मैम बॉटनी में 132 है एंड जू में 108। Okay, okay. Let me just share my screen. Let's discuss the problem. अभी मैं आपको कुछ instructions देने वाली हूँ about today's week. ये वीक हम क्या करने वाले हैं? Yes. बॉटनी के ना, मतलब जो भी एग्जाम हो बॉटनी के इसी रेंज में होते हैं, 102 के रेंज में होते हैं। ओके ओके, लेट्स डिस्कस कि हम अपने मार्क्स का लिमिट कैसे पुश कर सकते हैं और भी सारे ट्रिक्स वगैरह। देखो बच्चे, अभी क्या हो रहा है, आप लोगों का कंटिन्यूअस चैप्टर चल रहा है। आपका आई गेस प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ के बाकी सब कुछ हो चुका है, राइट? आपका मैक्सिमम जू पोर्शन हो चुका है एंड बॉटनी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो 2-3 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, 2 चैप्टर्स मेजर कवर किए हैं। और जो दूसरा बॉटनी का पोर्शन है जैसे सेल वगैरह, वो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। वो कैसा हो जाता है, इट्स अ मिडिल टर्म। वो जू का भी कॉन्सेप्ट है उसमें, उसमें बॉटनी का भी कॉन्सेप्ट है। तो सेल वगैरह में जो भी आप पढ़ते हो वो आप सब पे अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटनी पे ही आप अप्लाई करते हो। तो चलो कंसिडर कर लो कि वो बॉटनी का भी पार्ट है, तो 4-5 चैप्टर्स आपके बॉटनी के भी हुए हैं। तो अब क्या हो गया, आपने कंटिन्यूअसली बहुत सारा पढ़ लिया है। लैगिंग कहाँ पे हो रहा है? बहुत सारा पढ़ लिया, आपको टीचिंग बहुत हो गई, आपने प्रैक्टिस उतनी नहीं की है। अगर एक चैप्टर आप पढ़ते हो, सो वन चैप्टर यू हैव टू सॉल्व समवेयर अराउंड 300 क्वेश्चंस। okay, that is very minimal question I'm saying on single chapter. okay, there's a difference. मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ? 300 ये मिनिमम क्वेश्चन, ये मिनिमम मार्जिन दिया है, क्योंकि 300 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे एक चैप्टर के, तब जाके वो चैप्टर के सारे एस्पेक्ट्स, मींस एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑल द फैक्ट्स, क्वेरीज, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट, इंटरकनेक्टेड टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सॉल्व कर पाओगे, तब जाके आपको आसान लगेगा। इट्स नॉट इजी कि आप एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको अटेंड कर लिया, तो उसके बाद आपके एग्जाम पर्पज से आप वो पूरा कर लोगे। दैट इज द रीजन कि मैं हमेशा आई ऑलवेज फोकस ऑन एमसीक्यू प्रैक्टिस, कि एमसीक्यू अगर आप बार बार करोगे, उसकी प्रैक्टिस में ज्यादा करवाऊंगी, तो हमारा 2 प्लस पॉइंट ये रहता है। एक तो हम रिवाइज कर लेते हैं वाइल डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस, हम सारे टॉपिक एक एक बार हम एक एक नजर मार लेते हैं। दूसरा, आपको अगर कोई डाउट है, क्योंकि पढ़ना और उसका क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, दैट टू एमसीक्यू। यू डोंट हैव टू राइट और इलेबोरेट अ टॉपिक, यू हैव टू ओनली चूज वन पार्ट। तो एक चीज अगर आप चूज करोगे तो वो कंफ्यूजिंग हो सकती है। इट डजंट मीन कि आपको नॉलेज नहीं है, इट्स जस्ट कि वो लैंग्वेज, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बारीकी आप शायद उस टाइम पे पकड़ नहीं पाए। बस इतना ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। सो आई टुडेज दिस वीक आई एम कंप्लीटली डेडिकेटिंग ऑन रिविजन। आज मैं प्रिपरेशन करके आई हूँ अबाउट, मींस मैं प्रिपरेशन नहीं, मींस आई हैव प्लान्ड कि हम सेल यूनिट और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यू डील करके देखते हैं, क्योंकि हमने इस पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। जब मैंने आपको सेल साइकिल एंड डिवीजन पढ़ाया था, तब भी मैंने आई गेस आप लोगों से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं करवाए थे और आई गेस कुछ भी नहीं करवाया था। ओके, तो आप लोगों का इसमें इतना प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हुआ था। तो आपको अपने लेवल पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट आई हैव प्लान दिस वीक, क्योंकि पढ़ा के कंटिन्यूसली मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, बट आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, और एंड में आप फिर पूरे चैप्टर्स का रिवीजन करने बैठोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी टू मच ऑफ चैप्टर्स, और इतना कॉन्सेप्ट है सब में, और आपको लॉन्ग चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपके शॉर्ट चैप्टर्स एक भी नहीं है 11th क्लास में।
हार्डली 1 or 2 चैप्टर, लाइक फर्स्ट चैप्टर और मे बी 5th 7th 8th चैप्टर, ऐसे कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स होंगे. प्लांट फिजियोलॉजी में बी न्यूट्रिशन वाला कोई चैप्टर होगा जिसमें थोड़ा कम टॉपिक होगा, बट पढ़ना तो बहुत ज्यादा है आप लोगों को, तो ये टाइम पे हम रिस्क नहीं ले सकते. सो दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग इस वीक शायद आपके बहुत सारे बायो क्लासेस हैं, समवेयर अराउंड 6. ओके, हो सकता है 1 या 2 कैंसिल हो, बट चांसेस है कि सभी होंगे. बट मेरे जितने भी होने वाले हैं आप लोगों के साथ, उसमें से 2 हमारा कॉमन होगा. 2 क्लासेस हमारी कॉमन होंगी PNMT 2 के साथ. ओके, PNMT 2 के साथ जो चीज कॉमन होगी उसमें मैं एनाटॉमी या तो स्टार्ट करूंगी, एक ऑप्शन. दूसरा मॉर्फोलॉजी हम रिवाइज कर लेंगे, उनकी क्लास में जो भी हो रहा होगा वो कॉन्सेप्ट आप फिर से रिवाइज कर लोगे. These 2 things, and I think दोनों में ही आपका नुकसान नहीं है, either this or this, nothing else. ओके, तो इस तरीके से मैंने प्लान किया और इसी तरीके से होगा. तो हमारा कैसा है, बॉटनी जो है वो हमेशा मर्ज रहेगा PNMT 2 के साथ, एंड आप लोगों का जूलॉजी अलग होता ही है. प्लस अगर मुझे एक्स्ट्रा कोई लेक्चर मिल रहा है तो मैं तो आपके रिवीजन पे ही फोकस करूंगी. अगर मुझे कोई ऐसी क्लास मिल रही है जो किसी के साथ भी मर्ज नहीं, आप लोगों के साथ पर्सनल क्लास है, देन आई विल फोकस ऑन रिविजन. Because students, I have noticed you all are not practicing up to the level, up to the mark. आप पूरा आपके MCQ मॉड्यूल के क्वेश्चंस मुझसे बच्चे डाउट ही नहीं पूछते. मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल. हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप लोगों ने MCQ सॉल्व कर लिया और आपको एक भी क्वेश्चन, इतने चैप्टर्स में से एक भी क्वेश्चन में एक भी जगह डाउट नहीं है? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? देन कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे हैं जिनको assertion और रीजन समझ में नहीं आता. So students, assertion and reason is nothing but your theory. अगर आपने आपकी theory पढ़ी है proper, तो आपको उसका meaning और उसका concept भी समझ में आएगा. But I know practice is required. So मैं कुछ assertion reason based एक sample question paper भी ready करती हूँ आप लोगों के लिए. तो हम क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी का भी अगर आप लोगों का मर्ज हो रहा है ना, तो बॉटनी में ही जो लास्ट डे होगा उन बच्चों का भी रिविजन करवाऊंगी. तो उससे रिलेटेड एक सेक्शन एक रख दूंगी, समवेयर अराउंड 10-12 क्वेश्चंस जो कि assertion रीजन बेस्ड होंगे, ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चंस होते क्या हैं. सो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस. इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग तो मुश्किल है कि आप स्कोर करो. दूसरा, कंसिस्टेंसी. आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आप एग्जाम से पहले एक दिन प्रैक्टिस कर रहे हो. यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा थ्रू आउट ईयर. जब तक आपका नीट नहीं हो जाता तब तक आपको डेली बेसिस पे MCQ सॉल्व करना है. ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताने पे नहीं समझ में आती, वो अपने आप आपको पता चल जाता है. लाइक MCQ के कुछ ट्रिक्स, देन क्वेश्चन का मीनिंग, रीड करने की कैपेसिटी. रीड करते करते आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो कि नहीं, मीन्स यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट. ये सब प्रैक्टिस पे आता है. ये मैं आपको सिखा नहीं सकती, ये आपकी स्किल्स है जो आपको डेवलप करनी है. मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता सकती हूँ. किसी पर्टिकुलर एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टीचर आपको सॉल्व करवा सकता है. टीचर सारे पॉसिबल एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करवा सकता. बाकी क्वेश्चंस आपको अप्रोच करना पड़ेगा. हाँ, आपके डाउट लेके आप आ सकते हो. डाउट्स कैन बी अनलिमिटेड. वो तो थ्रू आउट ईयर मैं आपके साथ हूँ, कितने भी डाउट्स आप पूछ सकते हो. बट ये कुछ चीजें हैं जो जिसपे आपको फोकस करने की जरूरत है. सो ये वीक आई हैव प्लान्ड सेल साइकिल एंड सेल यूनिट. जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, समवेयर अराउंड 40-50 क्वेश्चंस हम देखेंगे आज, ज्यादा नहीं. आज का सेशन भी इतना लंबा नहीं होगा. ये वीक आप लोगों का हार्डली 1 आवर ऐसा कोई सेशन रहेगा. बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रेसफुल सेशंस नहीं रहेंगे, ताकि आप लोगों को डर ना लगे प्रैक्टिस करने से. ओके, ये एक चीज है. नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली प्रैक्टिस डेली? ये टाइम आ गया आप बच्चे, आप लोगों का डेली प्रैक्टिस करने का. हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु प्रैक्टिस द क्वेश्चंस MCQ डेली? All 3 subjects. Okay, all 3 subjects you practice. Good. And you have scored somewhere around 252. Okay, that's what I saw, 256. Okay, so because I asked everyone कि कितने बच्चे हैं जो कितना स्कोर कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया था. So कितने बच्चे हैं जिन्होंने 200 प्लस स्कोर किया है बायोलॉजी में? How many of you are there? Total 200 प्लस स्कोर किया है. Okay. So हमारे पास आज कितने हैं? 18 स्टूडेंट्स. 18 स्टूडेंट्स में से
सिर्फ 6 स्टूडेंट्स में 200 प्लस स्कोर किया है। अभी परसेंटेज निकालना होगा तो 360 का 200 कितना होता है? 33%. Okay, so what do you think? You're not even scoring good percentage. Okay, तो आप लोगों का टारगेट परसेंट शुड बी समवेयर अराउंड 80% बच्चे 11th तक, मतलब 11th खत्म होते होते बायोलॉजी में 80% आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर बायो में 80% आप स्कोर कर रहे हो, इट मींस आपको कितना स्कोर करना है? 55.5%. करेक्ट, मतलब 200. राइट, दैट इज 55.5%। तो आपको 80% अगर स्कोर करना है तो आपको समवेयर 320 प्लस मार्क्स रखने ही पड़ेंगे। 320 इज कम बोल दिया मैंने, आपको 330 340 ऐसे रीच करना पड़ेगा। यू कैन नॉट अफोर्ड इतना स्कोर, इतना कम स्कोर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप आपका टारगेट रखो, मेक योर सेल्फ अ कॉम्पिटिशन। किसी और को देखना ही नहीं है, सिर्फ अपने अपने मार्क्स देखो कि हमने इस एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया और अगले एग्जाम में हमें क्या परफॉर्म करना है। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो 80% टारगेट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 80% किसी भी हाल में। आंख बंद करके अगर कल आपको एग्जाम देने को बोले तो भी 80% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखो, ये प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस एंड डेली कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, प्रैक्टिस आपको डेली करना है। डेली लिमिटेड क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, व्हाटएवर टाइम यू आर गेटिंग। आई एम नॉट आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को अच्छा खासा सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलता होगा। हाँ, आप लोगों का अगर बीच बीच में क्लासेस चलती हैं और कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, तो वैसे ही आपकी भी हैबिट रखो। जिस मोमेंट आपको टाइम मिल रहा है उस मोमेंट आप प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर हो चुके हैं वो चैप्टर्स, नया चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू थिंक कि नए चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, दिमाग लगेगा, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इट्स ओके। एटलीस्ट जितना पढ़ा है उसकी बार बार रिविजन करते रहो। बार बार रिविजन करोगे तब जाके आपको क्या है कि सब कुछ समझ में आएगा, सारी चीजें पता चलेंगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट, मीन्स जो मुझे ऐसा लगता है। मैम यस, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, ये दो वीक में ना हमारी बोर्ड की क्लासेस 7 आवर्स चल रही थी, इसलिए ना प्रैक्टिस इसमें इधर भी नासिक में भी तो चली रही। ओके ओके, डोंट वरी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी क्लासेस चल रही हैं और सब नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए एक ही चीज आप कर सकते हो कि आप ये करिए। डेली मीन्स आपका जो भी टाइम मिल रहा है, जैसे सपोज 9 o'clock आपका कुछ स्टार्ट होता है, 11 बजे खत्म होता है, फिर 1 बजे स्टार्ट होता है, फिर 3 बजे खत्म होता है, फिर शाम को स्टार्ट होता है। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम यही आ रहा होगा कि बीच बीच में क्लासेस हैं, बीच बीच में सब कुछ है, तो एक कंसिस्टेंट आपको ये नहीं मिल पा रहा है, फ्लो नहीं मिल पा रहा कि एक बार का क्लास पूरा खत्म हो जाए तो हम पढ़ने बैठे, ऐसा नहीं मिल रहा होगा। बोर्ड एंड ऑनलाइन क्लासेस के बीच में आप फ्लक्चुएट हो रहे हो। तो अगर ऐसा है तो यू हैव टू मेक इट दैट एज योर प्रैक्टिस। आपका स्केड्यूल ही वैसे करो, जिस मोमेंट आपको फ्री टाइम मिल रहा है उसी मोमेंट आपको प्रैक्टिस करनी। पूरा दिन आपका पढ़ाई ही है, देयर इज नो अदर थिंग यू हैव टू डू, देयर इज नो पर्सनल वर्क और कोई पर्सनल स्पेस या पर्सनल टाइम, ऐसा कुछ नहीं। पर्सनल टाइम भी स्टडीज है, आपका हॉबी भी अभी स्टडी, रीडिंग और प्रैक्टिस ही होना चाहिए। एंड आपका फ्री टाइम में भी आपको यही करना है, फ्री टाइम निकालना ही इसके लिए कि आप ज्यादा पढ़ सको। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट अब हटा दो कि मैं सिर्फ शाम को 6 बजे तक हो गया उसके बाद अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू स्टडी टिल यू आर अवेक, जब तक आपको नींद नहीं आ रही तब तक यही प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। इट्स अ बिटर ट्रुथ, बट ये ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। अगर इतना करोगे, इतना ध्यान दोगे, तब जाके बच्चे आप रैंक ले आ पाओगे। कितने बच्चे हैं जो ऑल इंडिया, आप लोगों ने अपने रैंक सोचे हुए हैं? बहुत सारे बच्चे अपना रैंक पहले ही सोच लेते हैं। हैव यू थॉट अबाउट इट? हाँ मैम। कितना आपने कितना सोचा है स्नेहा? मैम बिलो 500। Okay, below 500. So I will be okay through. That's very good spirit. You have thought about AIR 1. I will be very glad अगर आप AIR 1 लेकर आ रहे हो and you have all the potential. सबके पास potential है first rank लाने का। एक target जो मैं आप सबको देती हूँ, always dream about top 100. उसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। टॉप 100 यानी अंडर 100 आपका रैंक आना चाहिए। डजंट
रिगार्डलेस ऑफ योर कैटेगरी, डजेंट मैटर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वट एवर यू आर स्टडिंग, सबका दिमाग एक जैसा ही है. सो वट एवर यू आर स्टडिंग, वट एवर मटीरियल एंड फैसिलिटीज यू आर गेटिंग, उसके हिसाब से आपको टॉप 100 के अंदर लाना है, तब जाके आपका एक ब्रांड बनेगा. यू आर अ ब्रांड, डोंट थिंक योर सेल्फ सो लिटिल कि आप ये स्कोर नहीं कर सकते. यू हैव टू थिंक, आपको टारगेट उतना सेट करना ही पड़ेगा. तो आज एक चीज ध्यान में रखना है, टॉप 100 आपको टारगेट रखना ही रखना है. इतना टारगेट रखोगे तभी आपको पता चलेगा कि पाथ इज वेरी डिफिकल्ट, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा, आप स्कोर ही नहीं करोगे. यू नो कितने सारे एप्लीकेंट्स रहते हैं, मोर देन 10 लाख, मोर देन 15 लाख एप्लीकेंट्स बैठते हैं. और अब तो पेंडेमिक में कितने साल के ड्रॉपर्स बचे हुए हैं. तो फ्रेशर ही नहीं, ड्रॉपर्स भी आपके साथ रहेंगे, वो भी न जाने 2-3 साल पुराने, जिन्होंने आप सिलेबस, आपने तो एक बार पढ़ा होगा, उन्होंने वो सिलेबस 3-4 बार रिवाइज कर चुका होगा. सो इमेजिन टफ, कितना टफ कंपटीशन होगा. ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आप पढ़ो. सिर्फ बायो पढ़ना ही नहीं है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी ही नहीं है, आपको ध्यान में ये रखना है, डेडिकेटेड खुद को इसलिए करना है क्योंकि आपको वो रैंक लाना है, वो अचीव करना है. और आप अगर आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही है, मीन्स यू ऑल आर स्टिल लकी दैट यू आर स्टडीइंग. आपके पास और कोई काम नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का काम दिया है. उसके अलावा शायद कुछ भी नहीं होता होगा, बट स्टिल यू आर लकी बिकॉज आपके पास सारी रिसोर्सेस हैं. घर बैठे डिजिटलाइज हो चुका है हर चीज, आपको भागना भी नहीं है, आपको सिटी की एक लाइब्रेरी से दूसरे लाइब्रेरी जाना ही नहीं है किसी बुक को लेने के लिए, ना ही खरीदना है, ना ही कुछ ऑर्डर करना है, ना ही टीचर का वेट करना है. यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन योर हैंड, मीन्स आपके लैपटॉप, टैब, फोन में सब कुछ है. सो यूज इट, वाइजली यूज इट. इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है अगर आप वाइजली यूज करोगे तो. अगर आप नहीं कर रहे हो, इफ यू आर गेटिंग डाइवर्टेड एंड डेविएटिंग योरसेल्फ, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. आपका टारगेट जो है दैट इज इजी. और एक और आपको बता देती हूँ ट्रुथ क्या है. बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जब तक वो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, अंडरस्टैंडिंग आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कुछ पढ़ाया अभी और मैंने कहा समझ में आया तो आप हाँ बोल दोगे, तो उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलते. अंडरस्टैंडिंग मीन्स डू यू गेटिंग ऑल द एंगल्स और नॉट. कुछ चीजें होती हैं, आप सबने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा, आज कोई चीज पता चली है, कुछ दिनों के बाद, सालों के बाद आपको उसका डेप्थ पता चलता है, उसका मीनिंग समझ में आता है, आप खुद से समझ लाते हो, कोई बताता नहीं है. अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि आपको वो बात समझ में आने लगती है. दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग. वैसे ही आपको आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी. किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को सालों लगते हैं, 5 साल, 10 साल. जिस दिन आपको समझ में आएगा ना, उसी दिन आपके आंसर्स भी सही होंगे. वो इसीलिए उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना हैमर करोगे एक ही बात अपने दिमाग में, कभी तो वो बात क्लिक होगी ना. तो वो इसका मीनिंग, मतलब ये इसका पर्पस है. ओके, सो वट एवर टाइम यू आर गेटिंग, सपोज आप लोगों को लगता है कि आपकी 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो मेक योर सेल्फ अर्ली राइजर्स. तो आप 7 बजे 8 बजे उठ के 1 घंटा आपका रिविजन कर लो. जो भी टफेस्ट जो सब्जेक्ट है या टफेस्ट टॉपिक है वो पहले कर लो. दिन में फ्रेश रहोगे, एनर्जी भी अच्छी खासी रहेगी, वैसे करो. उसके बाद आप आपकी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करो. 2 क्लास के बीच में अगर 1 घंटे का टाइम है, डू द प्रैक्टिस. और मे बी नेक्स्ट क्लास के लिए जो भी स्टडी दिया था, होमवर्क दिया था, डू दैट इन बिटवीन. इस तरीके से आपको आपका टाइम निकालना है. या फिर आपको लगता है कि ओके फाइनली रात में 7 बजे मोस्टली सारी क्लासेस खत्म हो रही हैं, 8 बजे तक खत्म हो जा रही है, थोड़ा ब्रेक लो, फ्रेशन अप हो, खाना खाओ. उसके बाद आपको जब तक नींद नहीं आती तब तक आप पढ़ो, चाहे प्रैक्टिस करो, चाहे रिवाइज करो कॉन्सेप्ट, चाहे आपके नोट्स लिख लिख के आप पढ़ो, जैसे भी करना है करो. इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा. सो वट एवर टाइम, मीन्स खाने के बाद, क्लासेस के बाद, जो भी टाइम आपको फ्री मिलता है उसमें पढ़ना ही है, कुछ ना कुछ पढ़ना ही है. कोई सीरीज अगर देखना चाह रहे हो तो सीरीज के बजाय आप नॉर्मल वीडियोस देखो, एनिमेटेड वीडियोस देखो ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे कि प्लांट किंगडम देख लिया, एनिमल किंगडम देख लिया, कोई कॉन्सेप्ट देख लिया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता क्या है. इस तरीके से आप चीजें देखो, बट ट्राई टू मेक योर सेल्फ, अगर आप फ्री टाइम निकालते हो कि नहीं, आदत है सीरीज, मूवीज और इन सब की बहुत ज्यादा आदत है, वो आप बिना देखे रह ही नहीं पाते, तो ट्राई टू कन्वर्ट योर सेल्फ इनटू समथिंग इंफॉर्मेटिव. और स्लोली आपका टाइम रिड्यूस करो. एक दिन में नहीं होगा. जिसको बहुत ज्यादा हैबिट है उसे मैं एक दिन में उसका फोन ले लूं और इंटरनेट ले लूं तो आप रह नहीं पाओगे. सो बेटर है कि आप स्लोली आपका टाइम रिड्यूस करें. 2 घंटे अगर स्पेंड करते हो तो 2 से आप 1.5 करो, 1 करो, फिर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करो. नहीं तो उस टाइम को आप कन्वर्ट करो वीडियो सेशंस में, लाइक दूसरे वीडियोस, एनिमेशन कुछ देखना है, बहुत सारा यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन है, हर चीज, हर थियोरी का एनिमेटेड कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो वो चीज आप देखिए.
तो इससे क्या होगा, यू विल सराउंड योर सेल्फ इन ऑल द नॉलेजेबल थिंग्स, और आपके काम जो आने वाली है ना उसके आप सराउंडिंग में आप आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि अभी जो है उसमें आपका कोई काम का चीज नहीं है, बट टारगेट ही नीट है, और नीट के लिए सब कुछ पढ़ना है। फिजिक्स के कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, केमिस्ट्री के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका एनिमेटेड फॉर्म है। इफ यू वांट, आप विजुअल इफेक्ट से आप पढ़ो, दैट इज प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए लर्निंग बहुत ईजी हो गई, क्योंकि हर फॉर्म अवेलेबल है, साउंड अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, नोट्स रिटन तो है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपको कितनी प्रैक्टिस की अभी जरूरत है? टॉप 100 टारगेट दिया है मैंने, मीन्स पेस के बच्चों में दम है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। और आप लोगों को अगर आपको जितना आप पे टाइम स्पेंड किया जा रहा है, आई हैव नोटिस्ड, बिकॉज आई हैव, मतलब हम लोग भी अपने कॉम्पिटिटर्स का ख्याल रखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, द बिगेस्ट ऑफ द ब्रांड्स, दे डोंट इवन गिव स्पेंड टाइम विद देयर स्टूडेंट्स। यू गाइज आर लकी, आपके साथ टीचर टाइम स्पेंड करता है। एंड आई हैव मेड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, बिकॉज यू ऑल आर सो इम्पोर्टेंट, और वही मेरा काम है, दैट इज माई ड्यूटी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्टिल वो टीचर एंड स्टूडेंट का जो टच होता है, जो ओल्ड रिलेशनशिप है, वैसा मेंटेन आप कर सकते हो, यू हैव समवन। बाकी बच्चों का कैसा है कि नॉर्मल प्रीवियसली रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं वो दिखा देते हैं, और मे बी टीचर लास्ट मोमेंट पे क्लास कैंसिल कर रहा होता है। यहाँ पे कैसा है कि हर क्लास आपकी कंपलसरी होती है, उतना टाइम देते हैं सारे के सारे टीचर्स। सो दिस इज अ वेरी गुड कल्चरल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अच्छा पढ़ सकते हो, मीन्स एक मॉरल स्टडीज एंड एजुकेशनल लेवल पे भी आप काफी बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बाकी प्रैक्टिस जो है, ये जो मेन काम है ना टॉप 100 में, आपको खुद को लाना है, ये आपकी मेहनत है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पुश कर सकती हूँ टॉप 500 तक के लिए। अगर आपका ओरिजिनल रैंक 1000 है, सपोज यू डिजर्व दिस रैंक, आई कैन पुश यू बहुत सारी डांट के बाद, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस के बाद, या बहुत इंफॉर्मेशन इजी करके मैं आपको यहाँ तक पुश कर दूंगी। बट यहाँ से यहाँ, ये हो गया ऑर्डिनरी, ये हो गया एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यहाँ पे आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये इंडिविजुअल स्किल सेट होता है, उस पर डिपेंड करता है। दैट इज योर स्किल, कि आप में कितना फायर है और आप में कितना स्किल है। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं, कुछ बूस्टर्स आपको बीच बीच में जरूरत पड़ती है बच्चों को, और आपकी शुरुआत है। आपको अभी तक इस टाइप की बातें नहीं कही गई हैं, आपको बहुत कुछ पता भी नहीं है। दूसरी चीज, बच्चे नेगेटिव मार्किंग किसकी बहुत ज्यादा रहती है, हु इज फेड अप विद देयर नेगेटिव मार्किंग, कि खत्म ही नहीं होते नेगेटिव, कुछ भी कर दो। ओके, चेतन एंड स्नेहा, बस 2 ही बच्चे हैं, इट्स गुड कि बाकी बच्चों में नहीं है ऐसा। ओके, सृष्टि ऑल्सो, आर्या ऑल्सो। ओके, सो बच्चे नेगेटिव मार्किंग का सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा चीज, बहुत। ओके, अगर थोड़ा बहुत देखो, 1-2 मार्क्स अगर आपके टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, दैट्स ऑब्वियस, अभी होने ही वाले, क्योंकि नया नया पढ़ रहे हो, अभी ज्यादा रिविजन नहीं किया है। बट अगर आप क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ने के बाद भी आपके मार्क्स गलत नेगेटिव जा रहे हैं, इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है पता है? यू आर गेटिंग टेम्पटेड। पहली चीज, टेम्पटेड ऑफ व्हाट? वो वर्ड कहीं सुना है। सी, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू कि आपको वो टॉपिक आपने पूरा का पूरा पढ़ा क्यों नहीं। इट्स ओके, पढ़ाई कभी 100% नहीं होती है, नेवर एवर, कभी प्रिपरेशन 100% नहीं होने वाली। आप कितना भी पढ़ लो, आप मॉड्यूल कवर कर लोगे, तो मॉड्यूल के बाद इससे भी इन डेप्थ रेफरेंसेस हैं, जिसमें से 1 या 2 भूले भटके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। आपको आपकी टेम्पटेशन खत्म करनी है। वो कैसे होता है? नेक्स्ट जो भी एग्जाम होगा, वेदर माइनर और मेजर, आई वांट एवरीवन टू फॉलो वन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या चीज? किसी भी क्वेश्चन में जब तक 99% श्योर नहीं हो, उसे अटेम्प्ट नहीं करना है, चाहे आपके मार्क्स 10 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, अटेम्प्ट नहीं करना है। 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करोगे, 4 क्वेश्चन ही 100% श्योर है। शुरुआत ऐसे करेंगे। मुझे ये भी पता है कि बहुत फास्ट आपका ड्रॉप होगा मार्क्स। आप अगर इस लेवल पे हो, सपोज 300 के लेवल पे हो, तो 300 से 150 के अराउंड आ जाओगे आप लोग। बट ऐसा क्यों जरूरी है? ताकि आपका 0 नेगेटिव टारगेट हो। तो 0 नेगेटिव मार्किंग, ये आपको टारगेट रखना है। दैट शुड बी योर टारगेट। अगर ये आपका टारगेट नहीं है, देन आप लोगों को फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आज तो 3 या 4 चैप्टर आ रहे हैं, 5 चैप्टर आ रहे हैं, फ्यूचर में 32-36 टॉपिक्स आने वाले हैं, उनसे क्वेश्चंस आएगा, दैट टू अनएक्सपेक्टेड। नॉट नेसेसरी कि आपने जो पढ़ा है वो शायद कवर भी होगा कि नहीं।
तो इतना टारगेट, इतना इम्पोर्टेंट जो भी है, मतलब आपकी एक्यूरेसी कैसे बिल्ड होगी, आप कॉन्सेप्ट कैसे सही पढ़ोगे जब आप 0 नेगेटिव मार्किंग करोगे। तो नेक्स्ट एग्जाम में एक चीज फॉलो करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना। हो सकता है वो क्वेश्चन ऐसा, वो कॉन्सेप्ट को आपने 50 बार पढ़ा होगा और 50 बार पढ़ने के बाद भी आपको वो नहीं आ रहा है और आप चांस लेना चाहते हो कि यार इसका तो ए लग रहा है, इसका तो बी भी लग रहा है, ए बी में से अक्कड़ बक्कड़ करके प्लेसमेंट में कोई एक होता है, चुन लेते हैं। मतलब टेम्पटेशन लगता है ये थोड़ा। करेक्ट, तो वो नहीं करना है। 50-50 है तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि केबीसी नहीं चल रहा है, ये गया तो गया, पूरा गया। वो एक ही चांस मिलेगा नीट का, आपको 23 में सिर्फ एक चांस मिलेगा, वो 3 घंटे आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो 3 घंटे की तैयारी यहाँ पे आपको 50 बार 3 घंटे, कई 3 घंटे आपको दे दे के करना है। दैट इज योर प्रैक्टिस। वही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसमें आपकी स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो। तो ये एक चीज है, 0 नेगेटिव मार्किंग आप ध्यान रखो। अगर सपोज बायोलॉजी में टोटल आपको ऐसा लग रहा है कि ओके आई ओनली एम कॉन्फिडेंट अबाउट 20 क्वेश्चंस, इट्स ओके, बट 20 जितना भी होगा, आप टोटल कितना स्कोर करोगे? अगर 20 है तो समवेयर अराउंड 80 स्कोर कर रहे हो। हाँ, मैक्सिमम ये होता है ना। राइट, तो कोई बात नहीं, 80 स्कोर होगा तो होगा, बट दैट विल बी योर लोएस्ट। उस दिन ये लोएस्ट होगा, इसके बाद इससे कम आप नहीं जाओगे, क्योंकि ये वो मार्क्स है जिसमें आपको 0 नेगेटिव मार्किंग मिली है। अब ऐसा क्यों है, मैं वो बता रही हूँ, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस। आप लोगों की जो भी रैंक आएगी, आपको एक ध्यान रखना है, आप जिस भी रैंक ब्रैकेट में आने वाले हो उसमें आपको टॉप रहना है एटलीस्ट, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा मार्क नेगेटिव मार्किंग होती है उसका रैंक उतना ही नीचे जाता है। मीन्स सपोज 500 सपोज आपने स्कोर किया टोटल, तो 500 सिर्फ आपने ही स्कोर नहीं किया होगा ना, न जाने कितने बच्चे होंगे जिन्होंने स्कोर किया होगा। अब सारे 500 मार्क्स वालों की रैंक बनती है, तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि कितने नेगेटिव मार्क्स हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है बायो में कितने नेगेटिव है, क्योंकि बायो 50% है, मेन सिलेबस ही बायो। तो बायो में अगर ज्यादा नेगेटिव है तो उस 500 के ब्रैकेट में आप नीचे जा सकते हो। तो सपोज ओरिजिनल रैंक अगर आपका 1000 था, तो शायद आपका 1050 रैंक हो जाएगा, यानी आपसे ऊपर 50 बच्चे आ गए। वो क्यों आए? क्योंकि कॉलेज मिलना और डिफिकल्ट। उनके नेगेटिव मार्क्स आपसे कम है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे नहीं होता, कितने नंबर ऑफ नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उस पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लेट बच्चों को बताई जाती है, उनको पहले बताते ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। बट आपको अभी बता रही हूँ, अभी ही प्रिपेयर कर रही हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग। राइट, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप टारगेट ये करो कि आपको नहीं अटेम्प्ट करना, टेम्पटेशन लानी ही नहीं है, पहले ही अपने अंदर वो चीज अप्लाई करो धीरे धीरे। बायोलॉजी में तो, जूलॉजी में 10, बॉटनी में 10, ऐसे टोटल 20 रॉन्ग जाते हैं मेरे। ओके, सो बच्चे 20 रॉन्ग जा रहे हैं। इमेजिन करो अभी आपका टोटल 4-5 टॉपिक्स आए थे, जिसमें 2-3 टॉपिक जूलॉजी से थे, 2-3 टॉपिक बॉटनी से थे। इमेजिन जब बहुत ज्यादा टॉपिक्स आएंगे तब आपके तो बहुत ज्यादा मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, राइट? मतलब ये रेशियो तो प्रोपोर्शनल है ना, जितना कॉम्प्लेक्स सिलेबस उतना ज्यादा कंफ्यूजन, उतना ही कंफ्यूजन होगा तो उतना ही ज्यादा नेगेटिव, तो आपका स्कोर तो नीचे हो जाएगा। तो बेटर है कि अभी से ही 0 नेगेटिव मार्किंग पे रखो, कि अभी से 0 से हम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब हम सबसे लोएस्ट मार्क्स से शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद उससे कम मार्क्स नहीं आएंगे। और नेक्स्ट फीलिंग आपकी क्या रहेगी कि आज सपोज आज आपका एग्जाम लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आपकी आंखों के नजरों से गए, बट आपने शायद ध्यान नहीं दिया, या वो बात उस टाइम पे समझ नहीं आई, या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की इनफ, और उस चक्कर में आप वो सॉल्व नहीं कर पाए और आपने वो छोड़ दिया। तो एक चीज आप में रिग्रेट बढ़ जाएगा, और जब रिग्रेट होगा ना, इट्स अ नेगेटिव फीलिंग, बट इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो आप क्या करोगे, तुरंत इमीडिएटली वो क्वेश्चन पेपर के सारे जो आते हुए क्वेश्चंस जो आपने छोड़े हैं वो पहले तो देखोगे। और ये भी मुझे पता है कि जब आप टेम्पटेशन छोड़ने के लिए कुछ आते हुए क्वेश्चंस छोड़ोगे ना, लाइक 40-50% ऐसा कुछ लग रहा है, या 60-40 ऐसा कुछ है, और आपने छोड़ दिया वो क्वेश्चन, और जो आपको अंदाजा आया था वो सही है, घर जाके जब आप आंसर की देखोगे और आपको लग रहा है कि वो सही है, तो वो क्वेश्चंस आप कभी नहीं भूलोगे, बिकॉज वो आपने छोड़ दिए थे। वो एक रिग्रेट फीलिंग रहती है कि नेक्स्ट टाइम अब आएगा तो इसको तो मैं पक्का अटेंड कर लूंगा, ये वाली फीलिंग रहेगी आप में। तो ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 चीजें आ गई तो फिर आप कभी, मतलब कोई क्वेश्चन नेगेटिव अटेम्प्ट करोगे ही नहीं फिर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस्ड नहीं बोल रही हूँ, ये किसी भी सब्जेक्ट पे बात आप अप्लाई कर सकते हो।
तो ऐसी चीज हो गई। लाइक एक सिचुएशन अगर मैं दे रही हूँ, कुछ प्लांट किंगडम से रिलेटेड कोई बात पूछ ली है और एग्जाम्पल है और आप कंफ्यूज हो, वो एग्जाम्पल टेरिडोफाइटा का था कि ब्रायोफाइटा का था, बट कंफ्यूजन के मारे आपने वो क्वेश्चन अगर छोड़ दिया और बाद में पता चला आप जो गेस कर रहे थे वो सही आंसर था, तो आपको रिग्रेट होने वाला है, खतरनाक। तो वो जो रिग्रेट होगा ना, वो फिर नेक्स्ट टाइम आप नहीं भूलोगे, उस क्वेश्चन को भी नहीं भूलोगे, उसके आंसर को भी नहीं भूलोगे। कई बार ऐसा है ना, एक गेस किया बाय चांस आंसर, फिर बाद में पेपर के बीच में ऐसा लगता है कि वो जो दूसरे क्वेश्चन में उसका अपोजिट कंसेप्ट लग रहा है वो राइट है, तो फिर आप जाके वो आंसर को चेंज, बाद में जो प्रीवियस वाला होता है वो राइट, ऐसा होता है। एक और पेपर आप मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरा एक पेपर में कैसे मैम हुआ, के साथ हर पेपर में होता है यही। करेक्ट, फिजिक्स में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर मेरा राइट था, लेकिन मैंने फिर से रीचेक करने के लिए सॉल्व किया और दूसरी बार मेरा आंसर अलग आया, लेकिन वो ऑप्शंस में था, तो मैंने सेकंड वाला टिक कर दिया, लेकिन वो गलत हो बाद गया। में पता चला तो रॉन्ग और पहला वाला सही था। राइट, तो ये डेविएट भी नहीं करना। और एक और रूल, जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अब उसको वापस देखना नहीं है, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपने जो ओरिजिनल आंसर निकाला था वो आंसर पे ही पक्का मार्क किया है कि नहीं, बस ये क्रॉस चेक करना है आपको। क्वेश्चन में घुसना नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर घुस गए तो आप उसी में लूप होल में फंस जाओगे, मतलब उस लूप में आप रह जाओगे। और अगर ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट का कुछ और बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, और दूसरे कॉन्सेप्ट में राइट साइड जा रहे हैं, दोनों ही क्वेश्चन छोड़ दो। दोनों क्वेश्चन छोड़ दोगे तो जब पढ़ोगे तब आपको लेफ्ट और राइट में से कौन सा ऑप्शन सही था वो पता चलेगा। सो ये टेम्पटेशन आपको कम करनी है आपकी, ताकि जीरो नेगेटिव मार्किंग हो। आई रियली वांट स्टूडेंट्स, आप लोग ट्राई करो कि आपके नेगेटिव मार्क कम से कम हो। जीरो अभी से ही नहीं होगा, ये चीजें एक बार में होने ही नहीं वाली, इसी के लिए बार बार टेस्ट लिया जाता है और प्रैक्टिस करवाया जाता है आप लोगों को। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखो, क्योंकि आपकी रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग तो आपको बता दिया मैंने आंसर की क्यों इंपॉर्टेंट है कि नहीं करनी है। रीजन ये है आपकी रैंक, एक तो मार्क्स कटते हैं, वो तो एक है ही, दूसरा जो भी आप स्कोर लाते हो उसमें भी रैंक्स होती है। तो आपको अपने सपोज अब आपका रैंक आ रहा है 600 ऑल इंडिया, तो 600 में आपको टॉप पे रहना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं कि आपके कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे आ गए उस रैंक के लिए और उसमें भी फिर फाइट हो रही है काउंसलिंग के रैंक पे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं जो एंट्रेंस का आप सबको बहुत लेट पता चलेगा, बहुत सारे रूल्स हैं जो बहुत लेट पता चलेंगी, बट आई एम मेकिंग यू अवेयर राइट। अभी से अवेयरनेस आपको मिलेगी तो आपको आपका डायरेक्शन पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है और क्या क्या पढ़ना। रही बात बायो की, आते हैं मेन हमारे सब्जेक्ट पे। बायो में प्रॉब्लम ही ये है कि ऑल द चैप्टर्स आर लाइक अ स्टोरी, सो यू हैव टू रिमेम्बर द होल स्टोरी। ये कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। सबको ऐसा अपीयर होता है कि बायो तो इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इसका कोई थ्योरम नहीं है, कोई एक ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है, कुछ ऐसा कीवर्ड या डेरिवेशन नहीं है कि एक बार कर दिया तो उस पर डिपेंडेंट और 10 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे, ऐसा कुछ है नहीं। एवरी चैप्टर इज अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी इज कनेक्टेड टू ईच अदर। इट्स लाइक सीरीज ऑफ, मतलब ये सारे एक कोई सीरीज चल रही है और उसके मल्टीपल एपिसोड्स हैं। इस चैप्टर में एक चैप्टर को एक एपिसोड की तरह रखो और उसमें ट्विस्ट समझ के रखो। जो भी आपको रेफरेंस लगता है आप वो रेफरेंस रखो और उसे उस तरीके से पढ़ो। इसीलिए आपको स्टोरी समझने के लिए इन डेप्थ रीड करना पड़ेगा। सो बायो इज द ओनली सब्जेक्ट जहां पे तसल्ली से बैठ के रीड जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको बात भी नहीं समझ में आएगी। इट्स लाइक अ नोवेल। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे होंगे हु आर नोवेल फ्रीक, जो पढ़ते होंगे, काफी कुछ रीडर्स होंगे या बुकवॉर्म टाइप होंगे बच्चे। Yes, ma'am. तो आपको क्या करना है, अभी आपकी नोवेल्स साइड में कर दो, आपकी बुक पढ़ो, आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनी अदर रेफरेंस मॉड्यूल व्हाटएवर यू हैव उसको पढ़ो। नहीं तो मेक योर ओन बुक्स बाय क्रिएटिंग योर ओन नोट्स, आप वैसे करो। एंड कंसिडर दिस दैट पर्टिकुलर चैप्टर एज अ स्टोरी। एंड उस स्टोरी में आपको सारे के सारे कनेक्टिंग लिंक्स ढूंढने हैं, यानी हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। हर एंगल से पूछ लिया जाए तो वो भी पता करना है। आपको वो कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट थ्रू आउट अदर चैप्टर और थ्रू आउट द ईयर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल के बेसिक्स कुछ चीजें हैं अबाउट ऑर्गेनल्स, अबाउट देयर फंक्शन, अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक, वो तो सब पे अप्लाई होता है ना, वो एक बार में खत्म नहीं होता। आप सेल यूनिट करके आप भूल नहीं सकते उसको, क्योंकि वो सेल साइकिल, सेल डिवीजन में भी अप्लाई होगी, फ्यूचर में अप्लाई होगी,
किंगडम्स में अप्लाई होगी, किसी ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में अप्लाई हो जाती है, सो हाउ कैन यू फॉरगेट इट? तो वो हमेशा के लिए होता है, फॉर एवर कॉन्सेप्ट। इवन व्हेन यू आर इन योर MBBS देन आल्सो इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। तो ये ऐसा आपको जो डिजाइन किया गया आपका सिलेबस वो इस तरीके से है कि वो उसमें से आप लाइफ टाइम नॉलेज निकाल सकते हो, एंड वो अप्लाई होने वाली और यूज होने वाली। सो यू हैव टू कंसिडर दैट वे। आप उस चैप्टर को पढ़ने के लिए रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। तो जो बच्चों को रीडिंग की आदत नहीं है, सो इट्स अ बैड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आपको बैठ के तसल्ली से रीड करना ही करना है। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप नहीं समझ पाओगे। हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यूज द हेल्प ऑफ वीडियोस या फिर एनिमेशंस। अगर कोई ऑडियो बुक है, अगर आपको मिलता है तो आप वो सुनो, क्योंकि आप रीडिंग नहीं करते तो उसका रिप्लेसमेंट थोड़ा ये हो गया कि थोड़ा सा पढ़ो एंड बाकी इंफॉर्मेशन आप इस मीडियम से जनरेट करो। ये आप कर सकते हो। और मे बी राइट डाउन ऑल द थिंग्स। तो पढ़ते पढ़ते हम लिखते हैं ना, तो हमें वो बात याद आ जाती है, प्लस आपकी लैंग्वेज होगी, आपका इंटरप्रिटेशन होगा, तो समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये आप मीडियम अप्लाई कर सकते हो इफ यू डोंट लाइक रीडिंग। ये कुछ मीडियम हो गए, बट थोड़ा रीडिंग की हैबिट रखना पड़ेगा। अगर आप 0 पेज रीड करते हो एवरी डे, तो आज से ही 1 पेज से स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा नहीं, 1 स्टेप एट अ टाइम। हमें एक स्टेप लेना है। अब आप देख लो इन सब में से कौन सी प्रैक्टिस आप पहले कर सकते हो, क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। ये सब एक बार में अप्लाई भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अप्लाई होगा। पहले आप रिविजन की प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी का पहले टाइम बनाओ कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, ये एक चीज रखो। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करते करते अपने आप को टेस्ट करो, यानी जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था, प्रैक्टिस कैसे करना है, टाइमर सेट करके करना है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके टेम्पटेशंस, आपका स्कोर, आप हर चीज मॉनिटर कर सकते हो एवरी डे। दिस इज वन थिंग। देन आपका मेंटल स्टेट ऐसा रखो कि अभी कोई फ्री टाइम नहीं है। जो भी टाइम है, जैसे सांस लेना इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम, वैसे ही रीडिंग, रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग इज इम्पॉर्टेंट ऑल द टाइम। सो द मोमेंट यू आर गेटिंग फ्री ऑफ अदर वर्क और मे बी क्लासेस और वट एवर द स्लीपिंग, ईटिंग, जैसे भी है, उसके अलावा जो भी टाइम मिल रहा है सब पढ़ने पे ही डेडिकेट करना है, तभी आपको टोटल मिलेगा। और आइडियली पता है आपको कितना पढ़ना चाहिए? मिनिमम 8 आवर्स सेल्फ स्टडी। 8 आवर्स सेल्फ स्टडी। माई एवरीडेज वर्किंग आवर इज 8 आवर, और मैं 8 आवर की प्रिपरेशन के लिए आई स्पेंड समवेयर अराउंड 4 आवर्स। सो दिन के 12 घंटे मैं एक्चुअली इस पूरे इंस्टीट्यूट को डेडिकेट करती हूँ। दैट इज माई वर्क एंड दैट्स हाउ एवरीवन वर्क्स। आपके भी पेरेंट्स ऑलमोस्ट इतने घंटे काम कर ही लेते हैं। इसमें किसी की ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, बिकॉज टू वर्क फॉर 8 आवर्स दे हैव टू ट्रैवल फॉर 1 आवर मे बी। किसी का वर्क इतना इंपॉर्टेंट है कि इतनी मीटिंग्स रहती होंगी, इतना कुछ रहता होगा कि उनका 12 आवर स्ट्रेच हो ही जाता होगा। सो इतना कंसिस्टेंट वर्क करने के बाद एवरी डे, देन एक कुछ अमाउंट मिल पाता है हाथ में, मिनिमम अमाउंट, सो दैट वी कैन सर्वाइव ऑन आवर ओन, सो दैट वी कैन लिव आवर लाइफ। तो इमेजिन करो आपको जो बनना है, उस चीज को पाने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। सो अभी तो हमें कोई एंट्रेंस भी प्रिपेयर नहीं करना, तब भी इतना वर्क, जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा डोमेन है, उसमें मुझे इतना टाइम देना ही पड़ रहा है, कुछ भी करके, वेदर प्रिपरेशन, टॉकिंग टू यू, टीचिंग सम टॉपिक, प्रिपेयरिंग सम नोट्स, प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, और मे बी अटेंडिंग सम मीटिंग्स, सब कुछ मिला के इतना हो जाता है। तो आपको भी वही काम करना है, सब यही कर रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने दिन के 12 घंटे वो स्पेंड कर रहे हैं। सो आई एम एज्यूमिंग 8 आवर्स आपका सेल्फ स्टडी, उसके बाद 4 to 5 आवर्स आपके टोटल लेक्चर का टाइम हो जाता होगा। सो दिस इज हाउ 12 to 13 आवर्स यू आर गोइंग टू गिव। बाकी टाइम में आपको सोना ही है, क्योंकि उसके इतना थक जाओगे कि आप सो जाओगे फिर। तो बाकी और अच्छी चीज ये है, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं है आपके पूरे के पूरे दिन में, कुछ करना ही नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, स्पेशली इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स, उन्होंने तो दरवाजे के बाहर वो कदम नहीं रखा होगा कई महीनों से। तो ये चीज अच्छी है, आपको खाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना, फिर ट्रैवल करके इंस्टीट्यूट नहीं जाना है, वापस अपनी जगह पे बैठना है, उसी जगह पे सब कुछ अवेलेबल। ओके, सो डू दिस, ट्राई टू डू दिस, और मे बी कंटिन्यू विथ योर लिटिल बिट ऑफ हॉबीज, जैसे रनिंग, प्लेइंग समथिंग, ताकि आपका माइंड हमेशा फिर से एनर्जेटिक हो जाए एंड वापस से आप पढ़ने में बिजी हो जाओ। इस तरीके से नीट की प्रिपरेशन ही ऐसी है कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने से ज्यादा मुझे बार बार ये बूस्ट करना पड़ेगा और आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है। ओके, तो यही एक डिमेरिट है, but don't worry, we are going to achieve this target. Make your target top 100. That's my request to everyone. Don't go for 500 or 600 or below 200.
डायरेक्टली गो फॉर टॉप 10, टॉप 100, बस यही आपका टारगेट है, क्योंकि टॉप 100 में ही वो बातें होंगी, बाकी लोग तो स्ट्रगल करेंगे फिर, ऐसी चीज है। ओके, आई हैव एग्जांपल्स कि जो लोग इतना ऐसा टारगेट रखते हैं, दे आर रियली एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब क्या चुनने वाले हो उसके बाद, दैट इज कम्प्लीटली योर लुकआउट, आपको क्या करना है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका 500 रैंक आ गया तो आपका IQ लो है या यू आर नॉट केपेबल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट टॉप 100 इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग, इट्स रियली चैलेंजिंग। 20 लाख बच्चों में सबसे टॉप पे रहना और टॉप 100 में जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उसके लिए जो आप पढ़ोगे उसकी मेहनत भी वैसी रहेगी। तो टॉप 100 का टारगेट रखोगे तब जाके 500 रैंक आएगा, ऐसी बात है। इसीलिए टारगेट ही अपना मोस्ट डिफिकल्ट रखो, ताकि आपको आपके मतलब आपके पॉकेट में कुछ फ्रूटफुल आए इतना पढ़ने के बाद। मे बी आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले, गवर्नमेंट कोर्स मिले, कुछ अच्छा कोर्स मिले जिसमें कि फॉर श्योर एंड शॉर्ट आपका फ्यूचर होने वाला है आफ्टर 5 years 6 years वट एवर द स्केड्यूल इज। तो ऐसा कुछ देखो, फ्यूचर डिसाइड करना है तो ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव ऑन टाइम, आप फ्यूचर पे डिसाइड नहीं छोड़ सकते कि जब आएगा तब देखेंगे, अभी से ही देखना पड़ेगा आपको। दिस इज हाउ यू कैन डू योर प्लानिंग। मैंने एक कोट पढ़ा था, when you aim for the stars you don't get one, but you don't land up with a handful of mud either. Right, correct. So would you like to elaborate this quote for other students also? हाँ मैम, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप इफ यू एम बिग तो आपको एटलीस्ट उसका एक चंक तो मिल ही जाए। करेक्ट, you will get at least large chunk. राइट। तो टॉप 100 करोगे तब जाके आपको आपकी ऐसी रैंक आएगी कि आपका आसानी से कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा। मींस आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए बच्चे, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। डोंट लैंड फॉर नथिंग कि अभी तो पढ़ने के लिए हम लोग निकले थे, इतना ध्यान तो दिया नहीं पूरे 1-1.5 साल, अभी कुछ हुआ भी नहीं और अब हम क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि चलो फिर से 1 साल और ड्रॉप ले लेते हैं, 2 साल और ड्रॉप ले लेते हैं। नो, नॉट एट ऑल, नॉट अ वाइज डिसीजन। आप अभी से ही टारगेट कर लो, जिसका MBBS टारगेट है वो फिक्स कर लो, जिसका फार्मेसी है, जिसका कोई आयुर्वेदा होम्योपैथी ये भी सोच रखा होगा, किसी को शुरू से ही डेंटिस्ट बनना होगा, किसी को फिजियोथेरेपी में जाना होगा। देयर आर मल्टीपल कोर्सेज जो आप नीट के थ्रू एक्वायर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली डॉक्टर ही बनना है। समवेयर डीप डाउन किसी का रिसर्च में इंटरेस्ट है, यू कैन ऑप्ट फॉर फार्मेसी और आप जा सकते हो और यू कैन डू डॉक्टरेट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो इस तरीके से आप करो। नीट एक प्लेटफॉर्म है, नीट एक एंट्रेंस है जिसमें आपको नंबर ऑफ मेडिकल कोर्सेज मिलेंगे। बट हाँ, यू हैव टू डिसाइड राइट नाउ, आर यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन मेडिसिन और नॉट, क्योंकि वो पूरा का पूरा मेडिसिनल रिसर्च, मेडिसिनल प्रैक्टिस, मेडिसिनल थियरी, प्रैक्टिकल्स, हर चीज मेडिसिन के ऊपर। सो दैट इज द फील्ड, वो एक मेडिकल फील्ड है। उस फील्ड में बहुत सारे डोमेन्स हैं, सब डोमेन्स हैं, बहुत सारा प्रोफेशन है which you can opt based on your rank, based on your interest. So that's what my meaning is. But वो तो चलो बहुत बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल बाद की बात है। अभी करंटली वो टारगेट अचीव करने के लिए प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा, खून पसीना एक करना पड़ेगा आपको। इन शॉर्ट ये कह रही हूँ, भूख वगैरह, आपकी नींद, आपके टेम्पटेशंस, आपका पर्सनल टेम्पटेशन एंड डेविएशन, यू हैव टू कंट्रोल एंड ओवरकम ऑल दोस थिंग्स। तब जाके हम कुछ सॉल्व कर पाएंगे, तब जाके आप मुझे बोलोगे कि पेपर बहुत आसान था, या फिर whatever we studied it was good और satisfactory। अदरवाइज आप लोग का जो अभी डिससेटिस्फैक्शन है वही कंटिन्यूड रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आपके साइड से प्रॉब्लम है, देयर आर मेनी मल्टीपल इश्यूज जो टीचर की साइड से भी रहते हैं। बहुत सारा मीडियम और सिचुएशन भी ऐसा है कि वी कैन नॉट गिव यू दैट टाइम जो पहले जमाने में दिया जाता था। जमाना इन द सेंस प्री पेंडेमिक जो दिया जाता था वो आपको नहीं दे पा रहे, बट एवरीवन इज ट्राइंग कि ज्यादा टाइम आपको दिया जा सके, जैसे भी हो, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन विच एवर मीडियम। सो योर लुकआउट इज कि आपको यू हैव टू मेक श्योर, एक अगर मतलब कहते हैं ना उंगली पकड़ ली तो पूरा हाथ पकड़ लिया, आपको वो नेचर रखना है, प्योरली सेल्फिश। अगर मैं आपको एक बात बता रही हूँ तो आपका दिमाग इतना शार्प हो जाना चाहिए उस एक बात पे, आप पूरे का पूरा थ्योरी समझ पा रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। एंड वो कैसे समझोगे, अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड 10 थ्योरीज हैं, सो सिलेबस के हिसाब से मुझे आपको सिर्फ 5 बातें बतानी है, बाकी 5 आप ये जब ये 300 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, अपने आप आपको वो बात समझ में आने लगेगी। हाँ, इन सबको सॉल्व करने में कोई डाउट आ रहा है, आई एम देयर फॉर यू, मैं आपको चीजें बता सकती हूँ। इफ आई डोंट नो द आंसर आई कैन सर्च फॉर यू, आई विल फाइंड द आंसर, आई विल गिव यू द कनेक्शन
ऑल द कॉन्सेप्ट्स, उसमें क्या क्या छुपा हुआ है, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, वो सब बता दूंगी। बट स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, इनिशिएट, क्योंकि आपका बैच हो गया, PNMT 2 हो गया, 12th के बच्चे हो गए, सारे बच्चों को मिला के बता रही हूँ, मुझे हार्डली 5-6 स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कॉन्स्टेंटली। आई नो द नेम, वो सारे बच्चों का पता है मुझे, जो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कभी, या कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनको एरर आता है या प्रॉब्लम आता है तो वो पूछते हैं। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट इवन एंटरटेनिंग, तो आप लोगों को थोड़ा सा जगना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा बच्चे। टारगेट दिया था आपको मैंने 250 मिनिमम आपको दिया था, ओके, कि इससे कम तो आना भी नहीं चाहिए, और उससे कम सच में नहीं आना चाहिए। सो आपका टारगेट देखो, आपको आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रखना है। तो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, बायो में 300 से कम आ रहा है, मतलब बात ही नहीं है। मतलब कि आप जो बायो पढ़ रहे हो, या तो आप समझ नहीं रहे, या तो टीचर ठीक से पढ़ा नहीं रहा है, या तो प्रैक्टिस की कमी हो रही है। कोई ना कोई एक ही चीज होती है, एक ही कमी रह जाती है, उस वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब रहता है। तो वो आप ध्यान रखो थोड़ा, कि अगर 300 स्कोर टारगेट है, 300 शुड बी द मिनिमम। मतलब आपका बायो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे जेई के बच्चों को देखा है ना, उनकी मैथ्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, टीचर से भी बेटर मैथ्स सॉल्व करते हैं, और फिजिक्स तो टीचर से भी बेटर फिजिक्स उनको समझ में आता है, क्योंकि वो उनका इनबिल्ट इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है वो बात। वैसा ही आपका बायो के लेके होना चाहिए, कि आप मुझे बता रहे हो कि अरे हमें ये इस बात पे ये समझ में आया है, देन वी विल डिस्कस दिस थियरी, तब जाके क्लास एकदम इंटरेस्टिंग बन जाती है। एंड बाकी बच्चे भी जग जाते हैं, सोते हुए बच्चे भी जग जाते हैं कि क्या बात चल रही है, कुछ तो हैवी टॉपिक डिस्कस हो रहा है। वैसा कुछ होना चाहिए, दैट फायर, कि आप टीचर से एक स्टेप आगे हो। मैंने आपको, अगर मैं एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ तो आपका एनाटॉमी खुद का पढ़ के हो चुका है, ऐसा कुछ लेवल रखो अपना। बट आई एम स्टिल सेइंग इट्स नॉट अ वन डे टास्क, ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, एंड आई हैव फेथ इन ऑल ऑफ यू। आप लोगों में पूरा फेथ है, तो आप लोग करो, स्टार्ट करो अप्लाई करना। कोई एक चीज, एक बात भी, अपनी एक आदत भी बदल दी ना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, सो दिस वे यू ऑल कैन, आई थिंक, स्कोर बेटर, दैट्स व्हाट आई फील। ओके, एनीवन एल्स जिनको कुछ लगता है पेपर में कोई और डिफिकल्टी, या कोई ऐसी चीज जो उनको डाइवर्ट कर रही है, या फिर नहीं स्कोर कर पा रहे, एनी इश्यूज व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर? तो व्हाट्सएप पे डाउट भेजियो क्या ग्रुप ये टेस्ट का। मैम वो 5 to 6 आवर्स ना वन गो में नहीं बैठा जाता। वन गो में बच्चे, आपके पास टाइम ही नहीं है वन गो में बैठने का। ठीक है, नहीं बैठा जाता है, आप 1 घंटा बैठो, आप 2 घंटा बैठो, जस्ट स्टार्ट, पहले बैठो। तो ये चीज है, क्वेश्चन ही यहाँ से। देन आप लोगों का स्केड्यूल ही ऐसा है कि आपके पास एक साथ इकट्ठे 4 घंटे 5 घंटे तो मिलने भी नहीं वाले। अगर 7 o'clock 7:30 सपोज दिस इज योर लास्ट क्लास, और इसके बाद आपका कोई भी क्लास नहीं है, फिर भी 8 बजे से आप बैठोगे तो 3-4 घंटे ही बैठ पाओगे ना। 12 बजे से ज्यादा आप क्या ही जगोगे, और उससे ज्यादा तो आपका खुद का फोकस नहीं लगेगा। तो मुझे भी पता है, आई वॉज ऑल्सो योर एज, आई नो कि इस एज में कहाँ पे बच्चे क्या एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं, डिजायर कैसी रहती हैं, और रिजल्ट कैसा आता है। दैट आई नो वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई एम पुशिंग यू। ओके, कि आप आपका ध्यान ही वैसे लगाइए, आपका इंटरेस्ट ही वैसे करिए, कि आपका पूरा आसपास का माहौल, जब आप जिस माहौल में रहते हैं ना, हम वैसे बन जाते हैं फिर। तो पूरा स्टडी का माहौल रखोगे, आपके आसपास इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन रखोगे, तो तब आप में अपने आप वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाएगी, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय इट। तो वो एक चीज है, एंड देन वो चीजों में अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। विच एवर सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सब पढ़ो, एक सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट लाना है खास, तो वो रखो। बस मैं ये कह रही हूँ, बिकॉज यू ऑल आर मेडिकल स्टूडेंट्स, आप लोगों का बायो एक्सेप्शनल होना चाहिए। एक्सेप्शनल इन द सेंस कि मेरे से बेटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास। मेरी नॉलेज अब कम होगी दिन पर दिन, क्योंकि मुझे किसी एक डोमेन पे फोकस करना है। आई एम बिकॉज ऑफ माई स्टडी, माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आई वॉज डेविएटेड टू ओनली वन टास्क, सो आई वेंट इनटू रिसर्च, और उसमें हमने इन डेप्थ ये किया है, प्रैक्टिस की है और एक्सपीरियंस लिया है। आप लोग अभी यंग हो, आपके माइंड में बहुत कुछ है, सीखने की उतनी फायर है। सो आपका जो एलिमेंट्री बायोलॉजी है, दैट इज 11th-12th की बायो को हम एलिमेंट्री बायोलॉजी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री बायोलॉजी मतलब मेरे से इतना अच्छा होना चाहिए, इतना बेटर होना चाहिए, कि मुझे 4 बातें आप सिखा के जाओ कि ये हमने नई चीजें पढ़ी हैं, आप अपडेटेड नहीं हो इस बात पे। ओके, तो ये वाला टारगेट कह रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आई वोंट बी सैड अबाउट इट, आई विल बी वेरी हैप्पी दैट यू नो दैट थिंग। और आप मेरे, मतलब आप उतने कॉम्पिटिटिव आपस में भी हो,
and you are eager to prove yourself also. वो eagerness लेकर आओ बस, और कुछ नहीं. बाकी 1 घंटे से पहले 5 मिनट तो बैठो, 10 मिनट बैठो, धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट बिल्ड होता है. All these things are not going to be done in one day or one go. It is going to take time, but first you all have to trust yourself. पहले तो खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, उसके बाद किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, उसमें कहाँ पे जाना है, ऐसे टारगेट रखने पड़ेंगे. एंड इफ यू रियली वांट टू बी अ डॉक्टर, कॉल योरसेल्फ डॉक्टर, और कुछ नहीं. तो खुद को डॉक्टर कहो और डॉक्टर जैसा बिहेव करो कि जब बनेंगे, जब वो कॉलेज मिलेगा, तो वो कॉलेज के लिए मेंटली भी तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा. तो वो प्रिपरेशन रखो आप. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. Yes, Any ma'am. other thing which anyone want to share, और उनका कोई issue जो किसी को लगता है that they मैम need something? व्हाट्सएप पे डाउट्स भेज सकते हैं ना ये टेस्ट के? आप भेज सकते हो, आप सब कुछ भेज सकते हो. आई हैव ऑलवेज सेड इवन यू कैन यूज द ग्रुप आल्सो. अगर आपको लगता है पर्सनल नहीं, ग्रुप पे पोस्ट करना चाहिए तो ग्रुप पे आप भेजिए. ग्रुप पे नहीं लगता तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो. आई इवन आंसर सम स्टूडेंट्स ऑन कॉल आल्सो. तो आप मुझे बस ये पूछ लो कि मैं कब फ्री हूँ, आप मुझे टेक्स्ट कर दो. Then I will give you a call and I can explain the topic on call. Means it happens कि text में उतना explain नहीं कर सकते या फिर बात उतनी समझ में नहीं आती है. So we can do on call. Otherwise बाकी lectures में तो हम नहीं. Lectures में आपको जितना doubt पूछना है आप पूछिए. Okay. चलो, shall we move ahead? मेरे पास कुछ questions हैं. Let's solve the questions. Okay. आज मैं वैसे आपका ज़्यादा टाइम लेने नहीं वाली थी, but still I have few questions, 25 questions, not more than that. So let's try to solve. I found one good PDF with questions of cell cycle and cell division. So next class में मैं आपका cell cycle, cell division लेती हूँ. अभी हमारा almost time हो चुका है. Okay, everyone can see the screen? Yes. Yes, ma'am. First को B. First B. का? Okay. B. Yes, what about the second one? Who raised the hand? Okay, Dhruv, what about you? मैम 2 का A. 2 का A. Okay, what about third? मैम 3rd का B. थर्ड का B. Okay. Now look into all the questions. कुछ लगता है? मैम मुझे सेकंड क्वेश्चन समझ ही नहीं आया. Okay, no worries. Yes, ma'am. So first and third तो सही है. Yes, Dhruv. Do you like to change सेकंड का anything? मैम सेकंड का जो है ना, उसमें मतलब वो आर्किटेक्चर, मतलब ये जो सेल का मेकअप है वो कैसे? Correct. So basically क्या पूछ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो आर्किटेक्चरल रीजन्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के आर्किटेक्चरल रीजन्स पता है आपको कि उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, कौन सी चीजें डिफाइन करती हैं? तो एक तो सेल वॉल कर देता है, दूसरा ईआर एंड गोल्गी बॉडीज करते हैं. कंपार्टमेंटलाइजेशन राइट. तो ये सारी चीजें करती हैं, बट ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स तो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते. सो अपेंडेजेस डिफाइन इट. Appendages in the sense, अगर suppose few cells have something as an extracellular material, maybe वो, या फिर उनके पास कोई fibrous structure है जो उनके सेल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और सपोर्ट करता है, और maybe they have some kind of extra part जैसे ग्लाइकोकैलिक्स हो गया. तो ये लाइक कैप्सूल एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं आर्किटेक्चरल रीजन्स. सो द आंसर फॉर सेकंड इज बी, appendages. Okay, so I thought you have studied about appendages or not? मैम वो साइटोस्केलेटन क्या? Okay, तो exactly same पार्ट ही है जो साइटोस्केलेटन आप पढ़ रहे हो ना. साइटोस्केलेटन मोस्टली हम यूकैरियोटिक पार्ट के लिए रेफरेंस करते हैं, प्रोकैरियोटिक को कंसीडर ही नहीं करते. तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज यूकैरियोटिक के लिए यू ऑल आर प्रिपेयर, बट व्हाट अबाउट प्रो? तो उसका आंसर अपेंडेजेस है आपके लिए. अभी अपेंडेजेस हम किसको बोलते हैं? कोई भी चीज जो बाहर की तरफ निकली होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल या फिर एनी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल पार्ट जो इसमें हमारे में हैंड्स एंड लेग्स वैसे. एग्जैक्टली. राइट. सो ये सारी चीजें जो होती हैं दैट इज अपेंडेजेस. करेक्ट. So the answer is B. Okay, let's move on to the next 3 questions.
Okay, yes, throw. Which मैम one? 4 का बी है. Okay. मैम 6 का ए. 6 का A. मैम 6th का ए. Okay. Okay, मैम 6 5th का का सी. मैम 5th का सी है, वो जूलॉजिस्ट था ना एक्चुअली. Okay. 5th का C. Okay. So, are you all sure about all the questions? यस मैम. Yes, ma'am. एल्गे की तो गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड Correct. मटेरियल्स लाइक कैल्शियम, कार्बन. मैम यही लाइन दी हुई मुझे Mhm. 5th का ना है. ये ए याद है इसके लिए. 5th का ए शायद. लग रहा है. ए Okay. श्वान. आपके notes वगैरह अगर होंगे तो फिर आप check करो. Who mentioned that cells had a thin layer around them? शॉन. मैम शेल्डन की ना थिन लेयर एक्चुअली सेल वॉल होती. Mm-hmm. शेल्डन वो था ना, बॉटनिस्ट था. Mm-hmm. शॉन. जॉन ने. Okay. मैम मुझे हमेशा इन दोनों में ही कंफ्यूजन होती है, मैं कितना भी याद कर लूं तब भी. Okay. So basically the answer is Schwann. उसने क्या किया था? He mentioned about the thin layer कि जो भी सेल के आसपास जो thin layer होती है that is basically prominent part, वो present ही रहती है. He never mentioned about cell wall. उन्होंने ये नहीं बताया कि वो चीज शेल वॉल ही है, सेल वॉल ही है या फिर सेल मेम्ब्रेन है या क्या है. स्क्लेडन ने एक्चुअली उस चीज को कंफर्म किया था. ओके कि प्लांट हैज सेल वॉल, एनिमल्स डोंट हैव सेल वॉल. ये जो बातें थी इस चीज को प्रॉपरली क्लियर करवाया था स्क्लेडन ने. ओके, बट सेल हैज थिन लेयर, द सिंपल स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय स्वान. Okay, let's come to the next part about which organelles are found only in animal cells. I think ये तो easiest है, हमने हाँ, already ये cell Centriole. यस मैम. देखा है. सेंट्रियोल. Centriole. Okay, let's move on. मैम 9 का ए. Okay. और मैम 8 का भी ए है. What about 7th? 7th actually fact-based question है. There is no concept behind it. मैम ऐसे तो कोई फैक्ट पढ़ा ही नहीं है. Okay. मैम स्टैक पाइल मतलब क्या होता है? ओके, सो स्टैक पाइल मैं आपको बता देती हूँ. सबने देखा होगा गोल्गी बॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है दैट हाँ, इज yes, ma'am. लेयर्ड स्ट्रक्चर. लेयर्ड होता है. सिस Right. फेस कॉन ट्रांसफेस. करेक्ट. सो एक बेसिकली के ऊपर कैसा एक. स्ट्रक्चर है मैं आपको बता रही हूँ कि दे मेक समथिंग लाइक दिस. ऐसे ग्रूव्स होते हैं उनके पास, गोल्गी बॉडीज के पास. वो इस टाइप के जो ग्रूव्स होते हैं जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. तो यानी एक स्टैक यानी वन सिंगल ग्रूव. मतलब मैं एक कर्व जो हाईलाइट कर रही हूँ दैट पर्टिकुलर पार्ट इज वन, क्या बोलते हैं कि स्टैक पाइल. अब इसके अंदर यूनिट्स होते हैं. कितने यूनिट्स? क्यों? क्योंकि इनको मेजरली क्या बनाना है? इनको बनाना है लाइपोप्रोटीन. ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, स्पेशली लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल्स में इनका मेजर रोल है. तो वो रोल जो है दैट इज डन बाय दोज यूनिट्स, वो प्रोडक्शन वहीं पे होता है. सो इसका आंसर इज ए. अ फैक्ट यू ऑल कैन रिमेम्बर कि 4 to 8 जो है वो इनका मेजर यूनिट्स है जो एक स्टैक में प्रेजेंट होते हैं गोल्गी अपैरेटस के. इनके अंदर भी ग्रूव्स होते हैं या फिर ऐसे ग्रूव्स जैसे क्रिस्टे, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टे होते हैं वैसे ग्रूव्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके पास. ओके, सो दिस इज व्हाट गोल्गी अपैरेटस हैव. बाकी दोनों क्वेश्चंस आई थिंक एवरीवन नोज वेरी वेल. सबने ये चीज पढ़ी भी है. Yes, ma'am. Let's move on to next question. मैम 10 का ए. Okay. मैम 11 का भी ए है.
अरे रुक जाओ, हमें भी बोल रही है। मैम ये अभी याद है मैम, ये डायमीटर वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे इस वाले पेपर में। लेंथ, विड्थ। ओके, सो ये जो डायमीटर टाइप क्वेश्चंस है ना, ये बच्चे ये बस एक बार आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को नहीं पता, सो द आंसर इज बी, 20 नैनोमीटर इन प्रोकैरियोटिक। ये आप याद रखो और एक होमवर्क आप करके आओ। अभी यूकैरियोटिक आंसर की तो मिल गई होगी, तो यूकैरियोटिक का डायमीटर तो पता चल गया होगा, पता है? पूरे सेल का सिर्फ राइबोसोम का, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को, ये चीजें दी जाएंगी, तो क्या फैक्ट अब सेल में इतना तो थोड़ा पता चल ज्यादा गया, हो क्योंकि राइट? 80 ऐसा। ओके, लेट्स सी बच्चे, ATS वो हो गया सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट इज डिफरेंट फॉर राइबोसोम, एंड ये उनका साइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वैसे फैक्ट्स आप ढूंढो। दिस इज योर होमवर्क, एवरीवन्स होमवर्क इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें एस डिफाइन करता है ना, साइज क्या होती है और डेंसिटी क्या होती है। हाँ, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक्चुअली डेंसिटी डिफाइन करता है। सेडिमेंट होना मतलब कहीं पे सबसे नीचे बॉटम पे जाना, बेस्ड ऑन योर डेंसिटी, दैट इज सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये चीज क्या बताती है कि पर्टिकुलर राइबोसोम मास वाइज और मॉलिक्यूलर वेट वाइज कितना हैवी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर यूनिट्स। तो इसीलिए राइबोसोम्स में दो मेजर यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट और लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट, ऐसे दो यूनिट्स होते हैं। उनमें क्या पर्टिकुलर उनके कंपोनेंट्स हैं, उसके हिसाब से उनके वेट को डिफाइन करता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होगा दैट इज लिटिल प्रिमिटिव इन स्ट्रक्चर वाइज वो प्रिमिटिव नेचर का है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम इज लिटिल एडवांस्ड। तो इसीलिए उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो है वो वेरी करता है। तो 70s एंड 80s इज कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट, और इनके सब यूनिट्स डिफरेंट है, उनका कोई डायरेक्ट मैथमेटिकल एडिशन नहीं होता है। 70s टोटल बताया गया है कि अगर इंडिविजुअल 30, राइट, तो 60 और 30 अगर जो आप कह रहे हो, तो वो क्या है, वो टोटल आपको सम नहीं करना है। आपको क्या करना है कि उसमें उनका जो है एवरेज निकाला जाता है, मींस दैट इज हाउ दे डिफाइन कि अगर इतने हैवी या इतने डेंस यूनिट्स एक साथ जुड़ेंगे तो ओवरऑल वो किस डेंसिटी के इक्विवेलेंट होंगे। सो ये कहा जाता है इन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, फैक्ट ज्यादा है। सो फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, चलो प्रो तो आपके सामने है, यूकैरियोटिक। देन मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने एनकाउंटर किए हैं वो आप कलेक्ट करो, एंड देन टेल मी कि डायमीटर टाइप क्वेश्चंस में देखो, डायमीटर सिर्फ उनका ही पूछेंगे जिनका ओवरऑल राउंड स्ट्रक्चर होगा। तो ओवरऑल सेल का पूछ सकते हैं कभी कभी कि एवरेज प्रोकैरियोटिक सेल का डायमीटर क्या होता है, या साइज क्या होता है, या एवरेज यूकैरियोटिक सेल का क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट ओवरऑल सेल का कभी इसलिए भी नहीं पूछते क्योंकि वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। सो राइबोसोम वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर जरूर पूछे जाते हैं। ओके, देन इसके अलावा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो एंथोसायनिन है वो सेल जैप में होता है ना? राइट, मैम 13 का सी है क्या? सी का हाँ, सी सी आएगा। नहीं, रुको रुको, आर का देखना पड़ेगा। हाँ, ए आएगा मैम, ए। ओके, ए लग रहा है तो ए भी लिखते हैं। मैम ए में एस का 1 होना चाहिए, वो 4 हो गया। यस मैम, ए होना चाहिए इसका 13 मैम। 14 का डी, यस 14 का डी। वो मिडल लेमेला कैल्शियम पैक्ट।
मैम 15 का बी है। ओके, ओके, नाउ टेल मी, किसी को अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो। मैम लाइसोसोम को तो सुसाइड मैम 15 का ए लग रहा है। लग रहा है। हाँ यस मैम 15 का ए है। ओ मैम करेक्ट ऑप्शन है। ओ मेरे को मैम इनकरेक्ट ऑप्शन लगा। ओके, नो वरीज। हाँ ए है। तो ऐसे ही आपको बच्चे ध्यान से क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। दिस इज हाँ, ऑल्सो हाँ। वन ऑफ द फैक्ट कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हुए गलत हो जाते हैं, बिकॉज हम उनको शायद जल्दबाजी में ध्यान से नहीं पढ़ते। पहला चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। सी या ए फाइनल बताओ मुझे। माइक्रोफिलामेंट्स। ए है मैम फाइनल। मैम ए ही है। ओके, एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन? कुछ किसी टॉपिक में डाउट हो रहा है मैच करने में? नो आउटर मैम। मोस्ट लेयर ऑफ, चलो जो इजीएस्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए इजी है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया याद रखना, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, हाँ तो ये मैम। हो गया। दूसरा फ्लैजिला और फ्लैजिलिन, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये सॉल्व हो गया। चलो ये और ये हो गया, तो ऑप्शन में ए और बी, बाकी सी एंड डी तो कंप्लीटली निकल गए। उसके बाद मुझे क्या ध्यान आ रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। अभी माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब्यूलिन एक्चुअली जो होते हैं मेन यस मैम, प्रोटीन्स तो बनाते सेल हैं। साइकिल सेल डिवीजन में देखा। करेक्ट। तो Q का 3 हो गया, तो जैसे ही एक कंफर्म हुआ मेरा, वैसे ही फोर्थ भी तो सामने ही आ गया, माइक्रोफिलामेंट्स यानी एक्टिन। तो इससे यस मैम। ऑप्शन ए दैट इज करेक्ट ऑप्शन। देन यहाँ पे मिसमैच, मिडिल लैमेला लिग्निन। अभी ये रॉन्ग क्यों है? इसका राइट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? कैल्शियम पेक्टेट। करेक्ट। सो बेसिकली कैल्शियम पेक्टेट, मिडिल लैमेला मींस कैल्शियम लैमेला जो है वो कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, तो आपको पता ही चल गया। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत है। एसईआर ये बताओ प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा? नहीं होगा क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड है। करेक्ट। सो वो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो प्रोकैरियोटिक तो आता ही नहीं है। बाकी क्वेश्चंस, बाकी ऑप्शंस तो यू ऑलरेडी नो कि वो रॉन्ग है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। लेट्स टेक दिस एज द लास्ट सेशन। इसके बाद ओके ठीक है, ज्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस और बाकी है। 16 का ए। ओके, 16th का ए। यस मैम 16 का। मैम 17 का डी। यस 17 का डी। ओके, मैम 18 का सी। 18 का सी। हाँ। सी। 18th का सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार बच्चे ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि मैम वाई। 18 का डी बोला था। ओके, 18th का डी बोला आपने। मैम सी ही है लेकिन। 17 का डी। सी है। ओके, 17th का डी बोला था। हाँ यस मैम 17 का डी। ओके, देन इट्स ओके। ओके, व्हाई नॉट सेल वॉल एंड डीएनए? हम दोनों। मैम दोनों क्योंकि में सेल वॉल तो होता ही प्लांट सेल में काफी बार होता है। हाँ। एंड व्हाट अबाउट ऐसा नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस? मैम मैम क्योंकि मैम एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल्स का सिमिलर ही होता एंड व्हाट अबाउट न्यूक्लियस? है। न्यूक्लियस तो उसमें होता ही नहीं है ना प्रोकैरियोट में। ओके, सिर्फ एंड डीएनए? न्यूक्लियोइड होता प्लास्टिड एंड डी- न्यूक्लियस। सो हाँ, सो अगर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस तो है ही नहीं, सो दे कैन नॉट। सो कैन यू से कि प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस? यस। राइट। यस यस मैम। और हम ये भी बोल सकते हैं फिर कि दे आर डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन टर्म्स ऑफ डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट ही नहीं होता। यस यस मैम। यस मैम। So this is a confusing question. Actually, I found 2 to 3 answers for this one. ये बहुत ही interesting question मुझे लगा. Let's find out all of us. As per me, मुझे ऐसा लगता है 17th का right answer is plasma membrane and nucleus. Why I am saying it? Reason is nucleus, उनके पास membranous nucleus नहीं है, nucleoid है, but genetic material तो है.
सारे कमांड्स देने के लिए. सेकंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज ऑफ कोर्स सेम, बट यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में एक सिमिलरिटी ये भी है कि वो सेल वॉल पोजेस करते हैं. कुछ यूकैरियोट्स ऐसे भी हैं जो सेल वॉल पोजेस करते हैं. सो एज पर मी आंसर बी शुड बी देयर. तो जो सेल वॉल पोजेस करते हैं उनका सेल वॉल एंड प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल वेरी कर जाता है. तो ये एक चीज मुझे ऐसा लगता है एज पर मी. But I have found the answer cell wall and DNA also. Sometimes it is cell wall and DNA. How it is different, I'm not sure. मुझे लगता है कि वो ऐसा पूछे, मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कुछ कॉमन है और वो उनमें डिफरेंट है. Right. मैम क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उन्होंने सेम दिया हुआ है. Same है, correct. तो सेल वॉल डीएनए, क्योंकि डीएनए उनका नेकेड होता है और सिंगल ही होता है, जैसे क्रोमोसोम्स में कॉम्प्लेक्सिफाई हो जाता है. वो कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड होता है. Right. इसमें क्योंकि तो meiosis, इनका mitosis में उनका सेल वॉल nuclear में भी layer. मतलब कंपोजिशन अलग हो जाता है. बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का है और Correct. प्लांट्स के पास होता है तो वो सेल्यूलोज. मैम सेल वॉल डीएनए होना चाहिए. Okay. चलो, I am writing this also as an option. Okay, so let's find out this type of questions कि उनका meaning क्या है and what reference they are giving. So I found answer option B also as an answer. I found option A also as an answer. मुझे इसमें ये नहीं मिला, अभी तक कोई fixed answer नहीं मिला. Okay, let's find out कि exactly conceptually ये क्या कह रहे हैं. बाकी 16th and 18th is correct. Yes. प्लास्टिड और न्यूक्लियस पूरे एलिमिनेट होते हैं ना इससे. राइट. अभी प्लास्टिड देखो बच्चे, प्लास्टिड जो चीज है वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते बिकॉज वो जनरल फैक्ट कह रहे हैं अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का. सो ये चीज है. न्यूक्लियस आप कंपेयर कर सकते हो बट स्टिल न्यूक्लियस इज नथिंग बट इट हैज जेनेटिक मटेरियल आल्सो. तो एज ध्रुव सेड, तो उसमें एट द एंड डीएनए ही है. सो डीएनए तो दोनों में ही सेम है एंड सेल वॉल भी दोनों में ही है. प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, कुछ यूकैरियोट्स में भी होते हैं. तो कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड देखना पड़ेगा जो एक्चुअली डिफरेंट होते हैं दूसरे दोनों ही ऑर्गेनिज्म में, बट येट दे आर प्रेजेंट. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. सब ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी हो जाते हैं, फिर आप आंसर अब आप ढूंढोगे या आंसर अंदाजा लगाओगे, सो चांसेस आर कि ये गलत हो. मैक्सिमम चांसेस यही होगा कि ये गलत हो. Option C and D completely not agreeing. B, yes, you are right. Plasma membrane same ही है, तो फिर कुछ कह नहीं सकते. A ही बचता है at the end. ये अब सब एलिमिनेट कर दो तो ये बच जाएगा. Correct. So वैसा है. But हाँ, I'm open to all kind of explanations also. So you also tell me, you guys, other students also, you tell me कि आपको इसका क्या explanation मिलता है. What you are thinking about it. These type of questions. Okay, let's move on. Okay, this one. मैम 19 का D, 20 का A. मैम A20 Krebs cycle. मैम ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ट्रांसपोर्ट, हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती. बट माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? तीनों ही ऑप्शन. हम इनर मेम्ब्रेन लग रहा Inner membrane. ओके, ऑल आर करेक्ट एक्चुअली. माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब्स साइकिल भी चल रहा है. ठीक है, बट ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा? इन साइटोप्लाज्मा. तो मेजर साइटोप्लाज्म में. हाँ, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन साइटोप्लाज्मा में हो जाएगा, देन उस पायरुवेट को कहाँ ढकेल देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को दे देते हैं, क्योंकि उससे अब फाइनल एटीपी सिंथेसिस होने वाला है और एनएडीएच और एफएडीएच बनने वाला है. ओके, सो दिस इज ऑल आर करेक्ट. ओके, दिस वन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. मैम 22 का D. 22 का D. ओके, 23 का भी D होना चाहिए.
ओके, दोनों क्वेश्चन सेम है बट उसका मीडियम 24 का सी। मैम 24 24 का सी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे एक बार फिर से देखो। मैम उसका ऑप्शन डी है। ऑल होएगा क्या? यस मैम, ऑल होगा। ऑल होगा। एंड सब व्हाई तरह की नॉट? चीजें होती Okay, why not only microtubules or maybe only tubulin? मैम माइक्रोफिलामेंट्स तो सिर्फ मसल के लिए अप्लाई करेंगे ना, एक्टिन मायोसिन, Mm-hmm. तो फिर ऑल नहीं होगा शायद। यस, उस एस्पेक्ट से ऑल नहीं। हाँ Right, of course, क्योंकि हम बात कर रहे हैं और cytoskeleton ट्यूबुलिन तो फिर यानी वहीं पे आ cell जाएगा skeleton, सेंट्रियोल में, right? और ट्यूबुलिन तो फाइबर। राइट, ट्यूबुलिन तो मेजर प्रोटीन है, बट वो बनाते क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ए। ओके ओके। Okay, so this is the way you have to find the answer. Okay, so these are few of the questions. मेरे पास सेल साइकिल एंड डिवीजन के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। एक बार नेक्स्ट सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे अबाउट दैट चैप्टर। और इन दोनों चैप्टर में इन जनरल आप लोगों को कोई भी डाउट है, यू कैन ब्रिंग दैट डाउट, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आया हो उसका डाउट या फिर एनीथिंग एल्स, तो वो चीज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड मेक दिस वीक एज अ रिविजन सेशन हो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए। यस, ये वीक सारी क्लास आपकी होगी क्या? नहीं, नाहर सर की भी है, बट आपकी नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो गई है शायद, वो मैंने मर्ज करने के लिए कहा तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको ऐसा लगा आपके साथ मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, जबकि आपका ऑलरेडी काफी सिलेबस हो चुका है। मुझे PNMT 2 के साथ टाइम चाहिए था ताकि आपका और उनका बॉटनी साथ में, अदरवाइज मेरे अननेसेसरी एक एक चैप्टर के डबल डबल रिकॉर्डिंग्स बन रहे हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट। फ्यूचर में क्या होगा, हम कंफ्यूज ही होने वाले हैं वो सारे वीडियोस को देख के। तो इसलिए मैंने सोचा है कि एनाटॉमी से मैं दोनों बैच को मर्ज करती हूँ, इस तरीके से मैंने सोचा था। बाकी आप लोगों का जो जू चल रहा है वो चलने दीजिए वैसे ही। हाँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं आपकी करवा दूंगी, बॉटनी प्लस प्रैक्टिस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो दैट आई विल डू। तो वी विल डू वन थिंग, आप बताओ आपको कौन से चैप्टर के रिविजन चाहिए, कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस चाहिए, वी कैन वन बाय वन डू ऑल द प्रैक्टिसेस। ओके, दैट्स व्हाट आई हैव। मॉर्फोलॉजी की। हाँ मैम, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आप Cycle. हमारा 2 सेशन जो है वो अभी मॉर्फोलॉजी का उनके साथ ही फ्यूज है, तो वो लास्ट सेशन होगा शायद, फ्लोरल फॉर्मूला और ये सब होगा, और एक लास्ट क्लास होगी मॉर्फोलॉजी जिसमें क्वेश्चन एकदम आंसर स्लो बाउंस सेशन करके समझ Right? भी आता है और कुछ कुछ नहीं भी समझ में नहीं आता भी समझ में आता है। ओके, तो ठीक है, आप वो 2 सेशन आप सब लोग अटेंड करो तो काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा, क्योंकि उसमें से एक क्लास जो अपनी होगी वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो क्वेश्चन आंसर में सारे ही टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं फिर, सो दैट वी विल डू। तो आपका मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, तो मॉर्फोलॉजी से पहले सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इस टाइप के चैप्टर्स आपके फिर से एक बार रिवाइज हो जाए तो बेटर होगा। ओके, बाकी अगर जू से रिलेटेड कोई टॉपिक्स है व्हिच यू वांट टू रिवाइज, दैट आल्सो वी कैन डू, देयर इज नो इशू इन दैट। ओके, चलो अभी आज के लिए इतना ही। बाकी स्टूडेंट्स जिन लोगों का सब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी जिनका नहीं है, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और स्टडिंग, टाइम कम है हमारे पास। ओके, चलो लेट्स मीट मे बी डे आफ्टर टुमारो। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye, ma'am. है। Thank you, ma'am. बाय एवरीवन।